अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज की एपिसोड 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिसोड 2 द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये वो चैप्टर है आपके पास एमटीकेट के एग्जाम का जहाँ पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं और जो मैक्सिमम पोर्शन जो होता है 45 में से वो इसी में से ही आता है। और बहुत से बच्चे जो है वो रिएक्शंस, रिएजेंट्स और आयुपिक के नेमिंग सिस्टम्स और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और केमिकल रिएक्शन को मिक्सअप कर लेते हैं। बट आज के लेक्चर के बाद आप इसमें बेहतर कॉन्सेप्ट गेन करने वाले हैं। एंड मुझे यकीन है आज के लेक्चर के कंप्लीट करने के बाद आप इस चैप्टर में से कोई भी एक एमसीक्यू गलत नहीं कर सकते एमटीकेट में। तो स्टार्ट करते हैं अवर एपिसोड 2 द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर एंड ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2 ब्यूटीन आर। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होता है वो टू ब्यूटीन के अंदर वो कितने होते हैं? 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन आपके पास एक एल्कीन है और इसके अंदर आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो 2 ब्यूटीन के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका तो क्या होता है? 2 ब्यूटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड। के पास 2 ब्यूटीन है तो 2 ब्यूटीन के अंदर आपके पास ये आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर आएगा कार्बन, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास CH3। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे आपके पास 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? अगर मैं हाइड्रोजन को ओपन करके लिखूँ तो आपको बहुत आसानी होगी। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा आपके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। ये आपके पास हुआ। तो सिग्मा बॉन्ड देखिए कितने हुए और इसको भी मैं सही कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन। सही है, तो टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? टोटल कार्बन 1 2 3 4 4 हैं। तो आपके पास ब्यूटीन बन गया। 2 पल आपके पास डबल बॉन्ड है तो ये आपके पास क्या बन गया? 2 ब्यूटीन। अब इसके अंदर हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर फाइंड करना है। तो पहले सिग्मा चेक कर लेते हैं। सिग्मा आपके पास कितने हैं? ये 1 सिग्मा, ये 2, ये 3 सिग्मा, ठीक है, ये 4, फिर यहाँ पर 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9। तो यहाँ पर आपके पास कितने सिग्मा है? यहाँ पर आपके पास है 9 सिग्मा। सही है, और पाई बॉन्ड कितने हैं आपके पास? यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो नन ऑफ दीज है। ठीक है, ई ऑप्शन कर लेते हैं, नन ऑफ दीज। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक? कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? हाँ जी, ऑप्शन ए है आपके पास CH3Cl, ऑप्शन बी गिवन है, ऑप्शन सी गिवन है और ऑप्शन डी गिवन है। तो यहाँ पर बेटे जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन का एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, तो एसिडिटी यानी वो ज्यादा एसिडिक in नेचर होगा। क्या कहा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन का एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, द एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जितना ज्यादा होगा वो, तो इसके ज्यादा होने की वजह से एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ज्यादा होने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपके पास उतनी ही ज्यादा होगी। अगर वो आपके पास ज्यादा हुई तो आपके पास जो होगा, आगे देखें, तो इसके अंदर एसिडिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो एसिडिटी भी आपके पास उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखें आपके पास, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए के अंदर, तो वो आपके पास क्या है? ऑप्शन ए के अंदर है CH3Cl। तो इसमें आपके पास सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, जो कार्बन है उसका अगर हम देखें तो आपके पास क्या है? sp3 है। यहाँ पर एक कार्बन है जिसका sp है और यहाँ पर आपके पास sp3 है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये आपके पास sp2 है और यहाँ की बात करें तो ये आपके पास क्या है? sp है। तो एस करेक्टर किसका ज्यादा होता है आपके पास? एस करेक्टर जो होता है वो किसका ज्यादा होता है, यानी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किसके अंदर ज्यादा होती है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके पास आता है एसपी। एसपी के अंदर जो एस करेक्टर होता है वो आपके पास सबसे ज्यादा होता है और वो हम कहते हैं कि आपके पास आता है 50%। ये एसपी किसके अंदर होता है? ये आपके पास होता है एल्काइंस के अंदर। सही है, तो यहाँ पर आपको एल्काइंस ढूंढना है जो कि ऑप्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपके पास इथाइन। क्वेश्चन नंबर 3, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय डिश। जो पोजीशन होती है डबल बॉन्ड की एल्कीन्स के अंदर वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए है
हाइड्रोजेनेसिस, ऑप्शन डी है ओजोनोलाइसिस, ऑप्शन सी है पेयर्स टेस्ट, ऑप्शन डी है हाइड्रोजनोलाइसिस। तो ये आपके पास मैंने रिएक्शन बताया था, वहां से ये एमसीक्यूज आया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा उसको चेक करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए एमसीक्यूज नंबर 3 के अंदर हमें अल्कीन की रिएक्शन बताना है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपके पास क्या होगा? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, जब अल्कीन आपके पास ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड आपके पास क्या हो जाता है? वो टूट जाता है और वहां से आपके पास ऑक्सीजन आ जाता है। अगर हम यहाँ पर मैं बात करूँ अल्कीन की, तो जब भी आपके पास अल्कीन रिएक्ट करता है किसी ऑक्सीजन ओजोन के साथ, तो ओजोन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो आपके साथ क्या मिलता है? आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मिलेगा ऑर्गेनिक, जिसको हम एक्स नाम देते हैं, और यहाँ पर आपको एक ऑक्सीजन मिलेगा। क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है? ये ऑक्सीजन बेसिकली आपके पास यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है एल्कीन में, वो टूटता है तो ये आपके पास ऑक्सीजन आपको मिल जाता है। ये है ओजोनोलिसिस। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, लाइक हम लेते हैं 2 ब्यूटीन को। 2 ब्यूटीन क्या है? एक एल्कीन है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपके पास क्या बनता है? इसका स्ट्रक्चर ये बनता है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है CH3CH3। तो ये आपके पास एक ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन। तो जब भी हम इसका रिएक्ट करते हैं ओजोन के साथ, ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन करते हैं ओजोन के साथ, तो क्या बनता है आपके पास? देखें, ये आपके पास O3 क्या है? ये ओजोन है। तो जब भी इसका ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे आपके पास ये यहाँ से टूटेगा, तो जब ये यहाँ से टूटेगा तो एक ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके पास जाएगा। सही है, तो ये आपके पास क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक यहाँ पर आएगा आपके पास, यहाँ से ये रिमूव कर दें प्लीज, ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आपके पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो बेसिकली इसके अंदर चले जाते हैं। एक ऑक्सीजन इधर चला गया और एक ऑक्सीजन आपके पास इसके पास आ जाता है C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल बना है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन बताने का मेरा मकसद ये है कि हमें कैसे पता चले कि वो आपके पास एल्कीन है। तो उसके लिए हम करते हैं ओजोनोलाइसिस टेस्ट। ठीक है, एल्कीन में बेसिकली हम O3 को ऐड करवाते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन अगर आपको फाइंड करनी है डबल बॉन्ड की, देन यू शुड डूइंग द ओजोनोलाइसिस टेस्ट। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद दिस। अगर आप एडिशन करते हैं एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर, तो वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, किस रूल को फॉलो करती है, वो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या होता है? ये बेसिकली आपके पास होता है मार्कोनी-कोप्स रूल। क्या होता है आपके पास? मार्कोनी-कोप्स रूल होता है। बट इस पर आने से पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारी प्रैक्टिस सेशन है बट इसके साथ हमारा रिवीजन सेक्शन भी है। तो रिवीजन भी हमें करवानी है मजबूरन आपको। यहाँ पर आपके पास ये क्या हुआ? मार्कोनी-कोप्स रूल। मार्कोव होता है ना, तो यहाँ पर आएगा मार्कोव, मार्कोनी-कोप्स रूल। अब ये रूल आपके पास क्या कहता है? जब भी आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को, जब भी आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन से मिलाते हैं, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन से मिलाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास ये कंडीशंस होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आएगा HBr। ठीक है, और यहाँ पर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, लाइक आपके पास आ जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपके पास क्या है? ये एक प्रोपीन है। अनसिमेट्रिकल हम उससे कहते हैं जहाँ पर आपके डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन है वो अनसिमेट्रिकली डिवाइडेड हो। तो यहाँ पर आपके पास 2 है, तो यहाँ पर देखें आपके पास कितने हैं? 2 हैं, बट अनसिमेट्रिकल है। ये देखें यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये देखें अनसिमेट्रिकल है आपके पास, अनसिमेट्रिकल नहीं है बल्कि ये सिमेट्रिकल है। देखें, ये आपके पास जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन फिर यहाँ पर हाइड्रोजन। तो अगर आप इसको डिवाइड भी कर देना तो आपको एक ही जैसे नजर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट हो, लाइक यहाँ पर आपके पास है कार्बन हाइड्रोजन CH3 डबल बॉन्ड CH, तो अगर आप इसको डिवाइड कर देना यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया, तो आपको दोनों तरफ अलग मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन और सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं। ठीक है, तो मार्कोनी-कोप्स रूल में हम क्या करते हैं? जब हम इन्हें रिएक्शन करते हैं तो उसके हिसाब से हम इस ब्रोमीन, इस नेगेटिव पार्ट जो आपके पास होता है उनकी शिफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? रिएक्शन देख लेते हैं एक बार।
आपके पास मैंने लिया है इस प्रोपीन को, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास प्रोपीन है, और यहाँ पर मैंने लिया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। जब इन दोनों का हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास क्या आएगा, आपके पास बेसिकली ये होगा कि यहाँ पर आएगा CH3, और यहाँ पर जो आपके पास है, यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा CH3 के अकॉर्डिंग। जो आपके पास पॉजिटिव पार्ट होता है यानी हाइड्रोजन होता है, ये उसके पास जाएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो जो मोर होगा या रिच होगा हाइड्रोजन में, जो रिच इन हाइड्रोजन होगा, पॉजिटिव पार्ट भी उसी के पास आएगा। तो पॉजिटिव पार्ट किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है कार्बन डबल बॉन्ड अक्रॉस के। तो यहाँ पर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन एक है, तो नेगेटिव पार्ट इसके पास जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास ये कंपाउंड बनेगा। ये पूरा आपके पास है मार्कोनी-कोप्स रूल। आई होप आपकी रिवीजन हो चुकी हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जब भी आप एडिशन करवाएंगे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की और अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, तो आपको मार्कोनी-कोप्स रूल को फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप इज व्हाट। अब यहाँ पर आपके पास पूछा गया है अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप को देखकर आपको बताना पड़ेगा। हाँ जी, क्या होगा राइट ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सही है। हमसे पूछा गया है अल्काइल का जनरल फॉर्मूला, हमें नहीं पता, ठीक है, छोड़ देते हैं। अल्केन तो आता है आपके पास, अल्केन का आपको जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का, वो होता है CnH2n+2, ठीक है। अब जब आप क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, जब आप इस एल्केन से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यही आपके पास बन जाता है अल्काइल का जनरल फॉर्मूला, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं CnH2n+1। क्या लिखेंगे, +1। ये आपके पास है अल्काइल का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मीथेन CH4, तो इसका अल्काइल अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप बेसिकली आपके पास ये बनेगा, वो बनेगा CH3। ये है आपके पास मिथाइल यानी एल्काइल, तो ये आपके पास क्या है, मीथेन यानी अल्केन, सही है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, CnH2n+1, CnH2n+1 दिस वन। Going to next, which of following is true for hydrogenesis reaction, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के बारे में कौन सी चीज सही है, तो वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए है एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन सी है कैन बी यूज्ड टू फाइंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन रिएक्शन की मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई भी थी लेक्चर के अंदर। कौन कौन सी थी, एक आपके पास ये था, एक आपके पास क्या था, एक आपके पास था एडिशन। जो ये जो हाइड्रोजिनेशन होता है, ये बेसिकली आपके पास एडिशन रिएक्शन होता है, इट इज अ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एक तो ये मैंने बताया, दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने इसके अंदर बताया था ये आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। थर्ड मैंने आपके पास क्या बताया था, यहाँ पर पाई बॉन्ड की नंबर डिटरमाइन कर सकती है कि जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लगेंगे उतना पाई बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर क्या बताएगा आपके पास, पाई बॉन्ड जो होगा, पाई बॉन्ड नंबर्स डिटरमाइन, ठीक है, ये आपके पास डिटरमाइन करेंगे कि कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन एड होंगे, हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन एडेड अक्रॉस डबल बॉन्ड। ये 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी हाइड्रोजनेशन के बारे में, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं पता थी पहले तो काइंडली इसको जरूर नोट कर दीजिए। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने ऐड होंगे वो किस पर डिपेंड करता है, पाई बॉन्ड की नंबर पर डिपेंड करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, दैट शुड बी ऑल और करेक्ट, यानी ई ऑप्शन। 7 के अंदर है सिस एल्कीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्काइन बाय डैश। सिस एल्कीन अल्काइन से कैसे ऑब्टेन्ड होता है, तो ये आपके पास रिएक्शन से आया है एमसीक्यूज, तो आई थिंक ये भी आपके पास आपको आना चाहिए राइट ऑप्शन इसका। चलिए, राइट ऑप्शन चूज करने से पहले हम आते हैं इसके करेक्ट एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। तो देखें 7 के अंदर,
सिस एल्कीन कैसे मिलता है अल्काइन से, यानी एल्काइन से हमें जो सिस एल्कीन मिल रहा है, सिस एल्कीन मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है ना जिसके थ्रू हमें ये मिलता है, हम उसे कहते हैं पार्शियल पार्शियल हाइड्रोजन पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी एक ले लेते हैं एल्काइन, कोई भी एक मैं एल्काइन यहाँ पर लेता हूँ, लाइक मैं लेता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये मैंने एक एल्काइन लिया जिसका नाम है 2 ब्यूटाइन, ठीक है। तो 2 ब्यूटाइन की मैं क्या करना चाहता हूँ, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर मैं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करने के लिए यहाँ पर मैं यूज करूंगा हाइड्रोजन, और इसके साथ मैं क्या यूज करूंगा, एक कैटालिस्ट होता है जिसका नाम होता है लेंडलर कैटालिस्ट। क्या होता है, लेंडलर कैटालिस्ट। जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ये CH3, दिस वन, देन C हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर अगेन आपके पास आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर आएगा CH3। तो ये आपके पास क्या बना है, यहाँ पर देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी सही है। यहाँ पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी सही। दैट मीन ये आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। बट सिस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपके पास एक ही प्लेन में क्या होने चाहिए, सेम ग्रुप होने चाहिए। ये आपके पास यहाँ पर सेम ग्रुप होने चाहिए। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया सिस एल्कीन। तो एल्काइन से सिस एल्कीन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उस रिएक्शन का नाम क्या है, उस रिएक्शन का नाम है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। और किस कैटालिस्ट को यूज करते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है, लेंडलर कैटालिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। सही है बेटे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आपके पास लेंडलर कैटालिस्ट के बारे में। ये जो लेंडलर कैटालिस्ट होता है इसको हम कहते हैं PDBASO4, PDBASO4, इसको हम ऐसे लिखते हैं लेंडलर कैटालिस्ट को, ठीक है। तो लेंडलर कैटालिस्ट क्या करता है, 2 ब्यूटाइन यानी एल्काइन को ब्रेक करता है आपके पास, और इसको बीच में ही रोक देता है, तब जाकर यह बनता है सिस एल्कीन। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि आपको बनाना है ट्रांस एल्कीन, क्या बनाना है हमें, अगर हमें एल्काइन से ट्रांस एल्कीन को बनाना है, तो ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप बेसिकली इस कैटालिस्ट को यूज करेंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यानी NH, ठीक है। इनको यूज करेंगे तब जाकर आपके पास क्या बनेगा, तब जाकर आपके पास बनता है ट्रांस प्रोडक्ट। बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया था कि सिस फाइंड करना है, तो सिस जो आपके पास मिलेगा वो बेसिकली मिलेगा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लेंडलर कैटालिस्ट, ठीक है। और ये ऑप्शन तब होगा जब आपके पास क्या हो, ट्रांस एल्कीन के लिए आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द हेलोजिनेशन ऑफ CH4। हेलोजिनेशन ऑफ CH4 के लिए क्या चीज सही है। याद है हेलोजिनेशन ऑफ, जब भी हम अल्केन की हेलोजिनेशन करते हैं तो उसके लिए हम एक मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये चीज भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, हेलोजिनेशन, यहाँ पर जो अल्केन मेंशन था वो क्या था आपके पास, CH4। तो जब भी हम CH4 की हेलोजिनेशन करते हैं यानी उसका रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ या किसी भी और के साथ, मैं यहाँ पर करता हूँ क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, तो ये जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, एक आपके पास बनता है CH3Cl, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है। तो ये जो रिएक्शन होता है वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपके पास या आप फॉलो करते हैं जो अल्केन्स होते हैं, और अगर Cl2 आपके पास ज़्यादा हो, अगर Cl2 आपके पास एक्सपेंसिव हो या एक्सटेंडेड हो, ज़्यादा अमाउंट में हो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपको जो है वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे आपके पास मिलेगा CH2Cl2, आपको मिलेगा CHCl3, आपको मिलेगा CCl4। तो आपको एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा बल्कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हेलोजिनेशन ऑफ CH4। यहाँ पर ऑप्शन ए में कह रहा है एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ हेलोजन, मतलब हम हेलोजिनेशन कितनी बार करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने हेलोजन कितना लिया है, यानी यहाँ पर हमने क्लोरीन कितना लिया है, फ्लोरीन कितना लिया है, ब्रोमीन कितना लिया है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है ये जो रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर और यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो ये बात है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है।
ये बेसिकली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को इन्वॉल्व करता है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी होगा, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है द सिग्मा बॉन्ड इन अल्केन्स और डैश। सिग्मा बॉन्ड जो एल्केन्स में होते हैं ये क्या होते हैं? ऑप्शन ए में है इनर्ट सॉरी वेरी रिएक्टिव, ऑप्शन सी में है इनर्ट, ऑप्शन बी में है स्टेबल, ऑप्शन डी में है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक एल्केन है, लाइक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये आपके पास एल्केन के अंदर होता है सी हाइड्रोजन, ये आपके पास एल्केन के अंदर ये दो बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये जो बॉन्ड होते हैं आपके पास, ये दोनों बॉन्ड बेसिकली स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, नंबर 1 ये। और दूसरा आपके पास ये जो बॉन्ड होते हैं ये बेसिकली इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब रिएक्टिव नहीं होते, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते या रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। ये आपके पास रिएक्टिव नहीं होते। तो ये दो रीजन है इसके। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट सिग्मा बॉन्ड इन एल्केन्स दे आर इनर्ट एंड स्टेबल। रिएक्टिव नहीं होते, ये इनर्ट होने की वजह से ये रिएक्शन में या रिएक्टिव नहीं होते। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ऑप्शन बी एंड सी। वेरी रिएक्टिव ऑप्शन गलत है, ये आपके पास इनर्ट होते हैं मतलब अनरिएक्टिव होते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन इज पॉसिबल बाय डैश। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन कैसे पॉसिबल होती है? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन कैसे पॉसिबल होती है। क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर? बहुत से बच्चे जो है वो गलत ऑप्शन चूज कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो नोट कर दीजिए। सबसे पहले बेंजीन देखें, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, हेक्सागोनल रिंग होती है आपके पास, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर कॉन्जुगेशन होती है। अब कॉन्जुगेशन होने की वजह से जो बेंजीन की जो रिंग होती है ये वेरी स्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा आपके पास स्टेबल होती है, ठीक है। स्टेबल होती है, स्ट्रांग होती है। तो स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर जो आपने लिए हैं नाम KMnO4, या आपने कहा सर K2Cr27, ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो क्योंकि बेंजीन की रिंग ज़्यादा स्टेबल है, ये आपके पास ऑक्सीडाइज नहीं करते, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऑक्सीडाइज नहीं करते बेंजीन को। तो बेंजीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कुछ कैटलिस्ट चाहिए, कुछ कंडीशंस चाहिए। तो वो कंडीशंस कौन सी होती हैं? वो आपके पास होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है और इसके लिए जो हमें टेम्परेचर देना पड़ता है वो होता है 400 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप बेंजीन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है। ये जो ऑक्सीडेशन है वो इस कंडीशन के ऊपर होती है। जब ये कंडीशन आपके पास प्रेजेंट होती है, जब ये कंडीशन आपके पास मौजूद होती है, फिर जाकर बेंजीन कन्वर्ट होता है मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर, ठीक है। मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर? ऑप्शन सी। 11 के अंदर देखें, द एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स डिपेंड अपॉन द फैक्टर ऑफ डैश। हेलोजिनेशन की एक्सटेंट किस पर डिपेंड करती है? वही सेम चीज, इसकी एक्सटेंशन डिपेंड करती है आपके पास यूवी लाइट की इंटेंसिटी पर, और दूसरा आपके पास होता है हेलोजन X2 की कंसंट्रेशन कितनी है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोपगेशन ऑफ द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक प्लेस बाय द डैश। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में प्रोपगेशन कैसे होती है वो आपसे पूछा गया है। तो आपको 3 स्टेप बताए गए थे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या सब्स्टिट्यूशन, इसके 3 स्टेप होते हैं आपके पास। एक आपके पास होता है इनिशिएशन, दूसरा आपके पास होता है प्रोपगेशन, और थर्ड आपके पास होता है टर्मिनेशन। तो हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया प्रोपगेशन का, तो हम प्रोपगेशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है? जब भी आपके पास मीथेन, जो इनिशिएशन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास क्या बनता है? रेडिकल बनता है। तो यहाँ पर आपके पास मीथेन रेडिकल बन जाता है। ये मीथेन फ्री रेडिकल जो आपके पास है वो रिएक्ट करता है किससे? क्लोरीन के मॉलिक्यूल से। जब ये रिएक्ट करता है तो आगे चलकर आपके पास क्या बनाता है? ये बेसिकली बनाता है आपके पास, ये बनाता है CH3Cl, ठीक है। ये आपके पास इसने बनाया, फिर आगे चलकर आपके पास क्या बनता है? यहाँ पर आपके पास बनता है Cl रेडिकल, ठीक है। तो जब मीथेन का फ्री रेडिकल आपके पास
मीथेन का फ्री रेडिकल जब आपके पास क्लोरीन के साथ मिलता है तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन फ्री रेडिकल। देखें CH3 जो आपके पास ये लिखा हुआ है ये कंज्यूम हो गया है आपके पास, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर बेसिकली प्रोपगेशन स्टेप में क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ये रेडिकल जो आपके पास है मिथाइल का, ये आपके पास क्या हो रहा है, कंज्यूम हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रोपगेशन स्टेप में एक न्यू रेडिकल भी बना है, एक न्यू रेडिकल भी बना है। तो इस स्टेप के अंदर रेडिकल कंज्यूम भी हो रहा है और फ्री रेडिकल बन भी गया है, इसीलिए इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्रोपगेशन स्टेप कहते हैं। सही है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोपगेशन स्टेप। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या होगा, दैट प्रोपगेशन ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तब होता है जब आपके पास कंजम्पशन भी हो और आपके पास एक न्यू फ्री रेडिकल बने भी सही। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है द टर्मिनेशन स्टेप इन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट विल बी डैश। तो वही सेम चीज़ है, तो यहीं पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। तो पहले आपके पास क्वेश्चन आया था इनिशिएशन का, वो हमने कर दिया कंप्लीट, ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर आपके पास आया किसके बारे में, प्रोपगेशन के बारे में, वो भी हमने कर लिया। अब आपके पास जो आया वो आया टर्मिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम टर्मिनेशन स्टेप को भी डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनेशन स्टेप, इस सिस्टम में क्या होता है, टर्मिनेशन नाम से जाहिर है, अब यहाँ पर आपके पास जो सारी चीज़ें वो खत्म हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी, एंड प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। तो ये जो आपके पास टर्मिनेशन होता है ये फाइनल स्टेप होता है, ये आपके पास क्या होता है, ये फाइनल स्टेप होता है, ठीक है, जिसमें फ्री रेडिकल खत्म हो जाते हैं और इसके अंदर आपके पास बेसिकली स्टेबल मॉलिक्यूल बनते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल आपके पास बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो फ्री रेडिकल होते हैं वो आपके पास यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए आपके पास यहाँ पर क्या होता है, जब भी दो फ्री रेडिकल आपस में मिलते हैं तो चेन आपके पास क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमारे पास दो फ्री रेडिकल कौन से हैं, एक CH3 है और एक आपके पास क्या है, Cl फ्री रेडिकल है। तो जब भी आपस में रिएक्शन करेंगे तब जाकर आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा CH3Cl, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल हैं, जब वो आपस में मिलेंगे, जब वो आप आपस में मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इन प्रोडक्ट में Cl2 बनेगा, ठीक है। तो क्लोरीनेशन और मीथेन में जो टर्मिनेशन स्टेप होता है, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। बट हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, इसमें टर्मिनेशन स्टेप कौन सा होता है आपके पास, वो आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो टर्मिनेशन स्टेप होता है वो ये होता है CH Cl2, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास होता है, यहाँ पर आपके पास होता है पॉजिटिव और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, Cl होता है नेगेटिव। तो ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, यहाँ पर आपके पास बनता है HCl, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास बनता है वो क्या बनता है, CH3Cl और Cl2, यही आपके पास हो सकते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में जो टर्मिनेशन स्टेप होते हैं, यही दोनों होते हैं। तो देखें आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप ये दोनों चूज करेंगे, अगर एक है तो इन दोनों में से तो वो एक चूज करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, इसमें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो 13 को हम करते हैं कैंसिल, ठीक है। या यहाँ पर एक ई ऑप्शन लिख देते हैं, CH3Cl, आपके पास क्या बनेगा, CH3Cl, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा CH3Cl। तो ये आपके पास यहाँ पर होगा ऑप्शन ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, द मोस्ट probable product are dash when Cl2 is supplied in very high excess, Cl2 is supplied in very high excess to react with CH4। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। 14 के अंदर देखें Cl2 बहुत ज़्यादा एक्सेस में है तो आपके पास क्या बनेगा, मैंने अभी भी आपको ऊपर ऊपर बताया, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर कहाँ पर बताया, एक्सेसिव, यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो जब भी आपके पास जो है वो एक्सेस में होता है, जब भी आपके पास Cl2 आपको एक्सेस में दिया जाए हेलोजन, ठीक है, तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। अगर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑप्शन नहीं लिखा हुआ तो आप सिंपली चूज कर सकते हैं क्या, CCl4 प्लस 4HCl, ये आपके पास होगा राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं लिखा हुआ देन आप क्या चूज कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। तो वहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन मेंशन है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक और कीवर्ड लिखा हुआ है मोस्ट प्रोबेबल,
तो यहाँ पर उस हिसाब से हम डायरेक्ट चलेंगे, यहाँ पर CCl4 एंड 4HCl, ये आपके पास एंड में बनता है जब Cl2 ज़्यादा होते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज बिलीव्ड टू प्रोसीड थ्रू। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो होता है, जो अल्केन की हम हेलोजिनेशन करते हैं वो किसके थ्रू होता है? ये भी मैंने आपको बार बार बताया क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कि अल्केन के हेलोजिनेशन में 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। और ये तीनों जो मैकेनिज्म होते हैं आपके पास क्या होते हैं? ये होते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। इसके थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 है द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू प्रोड्यूस एल्कीन इज ऑफ द ऑर्डर स्टेज। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जो ईज होता है या बहुत आसानी से किस अल्कोहल में से हम वाटर को रिमूव कर सकते हैं वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर हमें बताना है ऑर्डर को, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपके पास सबसे पहले देखें आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है टर्शरी। टर्शरी के बाद फिर क्या आता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद फिर आपके पास क्या आता है? प्राइमरी। ये आपके पास है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जो आपके पास टर्शरी अल्कोहल होता है, ये आपके पास टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है टर्शरी अल्कोहल। और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, ये है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और ये आपके पास क्या है? प्राइमरी में ROH, ये होता है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल के अंदर आपके पास इसका जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल सबसे आसानी से डिहाइड्रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इज मोर स्टेबल, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 16 के अंदर? दैट शुड बी सबसे पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। 17 के अंदर देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद कंसंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 डिग्री सेल्सियस गिव। जब हम अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करते हैं कंसंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करके, तो आपके पास क्या बनता है? देखें यहाँ पर मैं कॉन्सेप्चुअल आपको पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि अल्कोहल है आपके पास और अल्कोहल का हम रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड से, और यहाँ पर जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं वो है आपके पास 180 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा वो आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर आप टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 180 डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं और रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा ना आपको, वो प्रोडक्ट बेसिकली क्या होगा? यहाँ पर आपके पास डिहाइड्रेशन होती है। क्या होती है? यहाँ पर आपके पास डिहाइड्रेशन होती है और यहाँ पर आपको मिलेगा एल्कीन, एल्कीन प्लस वाटर। ये आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। बट अगर आपके पास टेम्परेचर कितना हो, टेम्परेचर आपके पास हो 140 डिग्री सेल्सियस, कितना हो? 140 डिग्री सेल्सियस हो, और इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल का कंसंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या बनता है? यहाँ पर आपके पास यहाँ पर बनेगा ईथर। दो डिफरेंट चीज़ें हैं, काइंडली इसको जरूर नोट कर दीजिएगा। वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा एल क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्योंकि 180 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर हमें मिलेगा एल्कीन। ईथर तब मिलेगा जब टेम्परेचर कितना हो? 140 हो। क्वेश्चन आया है कि सर इसको रिएक्शन के थ्रू बताएं। चलिए रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी अल्कोहल यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, हमारे पास जो अल्कोहल है वो हम लेते हैं लाइक इथानॉल लेते हैं C2H5O, ठीक है। अब मैं इसका रिएक्शन करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ CH2SO4 कंसंट्रेटिक, ठीक है। और टेम्परेचर में इसको दे रहा हूँ वो कितना आपके पास 180 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जब आपके पास होता है तो यहाँ पर आपके पास एक एंड प्रोडक्ट बनता है, आपके पास जो है वो एल्कीन बनता है। क्या बनता है आपके पास? एंड प्रोडक्ट एल्कीन। यहाँ पर दो कार्बन है तो यहाँ पर दो कार्बन वाली एल्कीन बनती है जिसको हम कहते हैं इथीन, ठीक है। इथीन बनती है और बाकी जो आपके पास यहाँ से आता है आपके पास OH और यहाँ से हाइड्रोजन, फिर ये आपके पास बनते हैं वाटर, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 में देखें एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम टुगेदर विथ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस। अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हेलोजन निकालने पर क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 18 में देखें
आपके पास अल्काइल हैलाइड है जिसको हम शो करते हैं RH, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप इसमें से हाइड्रोजन और X को निकालते हैं, रिमूव करते हैं, तो प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पर क्या बनता है वो आपसे पूछा गया। देखिए इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रोजनेशन मतलब HX को रिमूव करना इसमें से, अल्काइल हैलाइड में से। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, देखिए आपके पास मैं लेता हूँ एक अल्काइल हैलाइड CH2Cl, ये आपके पास है इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिएक्शन करवाता हूँ रिएजेंट के साथ जिसका नाम है एल्कोहलिक KOH। जब मैं इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट में आपके पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन क्लोर एसिड, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, आपके पास इथीन बना जो एक एल्कीन है। तो जब भी आप एक अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करते हैं तो आपके पास बनता है एल्कीन। क्वेश्चन नंबर 19 है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अकर इन प्रेजेंस ऑफ डिश। वही सेम चीज यहाँ पर देखें तो आपके पास ये जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, वो आपके पास हो रही है एल्कोहलिक पोटाश की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में हो रही है, वो हो रही है आपके पास एल्कोहलिक पोटाश, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एल्कोहलिक है। अगर यहाँ पर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास ये रिएक्शन भी याद कर लें, अगर आपके पास CH3 CH2 Cl हो और उसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक के साथ नहीं बल्कि एक्वस के साथ, अगर आप एक्वस पोटाश KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास अब अल्कीन नहीं बनेगा, अब आपके पास बनता है CH3 CH2 OH प्लस HCl, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है MTK के लिए, इन दोनों को आप अच्छे से नोट कर दीजिए। आगे आपके पास है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास अल्कोहलिक एसिड या बेस, क्या होगा, अल्कोहलिक बेस होगा। क्यों, क्योंकि KOH जो है वो आपके पास क्या है, एक बेस है। क्वेश्चन नंबर 20 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं कंसंट्रेटिक H2SO4 H3PO4 P4O10 और Al2O3। यहाँ पर मैं ये सारे नोट करवाता हूँ आपको, ये यहाँ पर आप नोट कर दीजिए। नीचे कर देता हूँ यहाँ पर। तो डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए जो आप रीएजेंट यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने 4 नाम बताए थे आपको, यहाँ पर अगेन मेंशन करता हूँ। आपके पास एक होता है P4O10 और दूसरा आपके पास क्या होता है H3PO4, और क्या बताया था H2SO4 कंसंट्रेटिक फॉर्म में, और एक लास्ट जो होता है वो होता है Al2O3। बाकी जो HNO3 होता है वो डिहाइड्रेशन नहीं होता, जो HNO3 है वो डिहाइड्रेशन नहीं होता, वो आपके पास होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, दैट शुड बी HNO3। ये आपके पास डिहाइड्रेशन नहीं करवाता एल्कोहल की। 21 के अंदर है व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर बिटवीन इथीन एंड हाइड्रोजन। इथीन एक एल्कीन है, तो एल्कीन का जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या होती है, आपके पास बेसिकली क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर मैंने पूछा है कि इथीन और हाइड्रोजन के बीच में जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोजनेशन का। इसका हाइड्रोजनेशन का क्यों, क्योंकि आप एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन मेंशन करता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ हाइड्रोजन इसमें ऐड करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन इसमें ऐड करवा दिया, तो जब ये हाइड्रोजन ऐड होता है तो जब यहाँ पर एक कैटालिस्ट होता है जिसको हम कहते हैं निकल कैटालिस्ट। तो इसकी फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास बनता है CH3 एक एल्केन बनता है, क्या बनता है, एल्केन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आपके पास पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है, जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन के ऐड करने से, और ये जो आपके पास रिएक्शन है इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ये होगा आपके पास एडिशन रिएक्शन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। कौन सा डीकलराइज करेगा ब्रोमीन वाटर को, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपसे पूछा गया है। इसको देखते हैं आपके पास कौन सा डीकलराइज करता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास ये है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ाया था, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिएक्शन चेक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं
CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और भी इसको लेते हैं CH2 देन CH3। तो इसमें कितनी चेन है, 1 2 3 4 5, सही है। अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर से यानी Br2 से। और जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास यहाँ पर बनेगा क्या बनेगा आपके पास, तो यहाँ पर हुआ CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो एक ब्रोमीन यहाँ पर आएगा, Br हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड अब टूट चुका है तो यहाँ पर एक और CH था, इसके साथ भी एक और ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, सही है। तो ये जब आपके पास हो जाएगा देन आपके पास रिमेनिंग सेम ही रहेगा, 1 2 3 4 दैट शुड बी CH2, CH2 1 2 3 4, लास्ट होगा CH3। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास इसलिए था 1 पेंटीन। तो 1 पेंटीन का जब हमने रिएक्शन करवाया ब्रोमीन के साथ तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बना, प्रोडक्ट में हमारे पास आया है 1,2 डाई ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। तो एल्कीन्स ब्रोमीन वाटर का रेड ब्राउन कलर डिस्चार्ज कर देते हैं क्योंकि Br2 जो होता है वो डबल बॉन्ड पर एड हो जाता है। तो एल्कीन का जो आपके पास कलर होता है वो क्या होता है आपके पास, वो होता है रेड ब्राउन। और ये ब्रोमीन क्या करते हैं, इसके कलर को डिस्चार्ज कर देता है, क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर राइट ऑप्शन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। आपको चूज करना है क्या, आपको चूज करना है एल्कीन, क्योंकि अल्केन नहीं देते, अल्कीन देते हैं। अल्कीन इसलिए देते हैं क्योंकि ब्रोमीन जो होता है वो आपके पास उसके डबल बॉन्ड के अक्रॉस एड होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड सी, ए एंड सी इसीलिए क्योंकि ये भी आपके पास क्या है, ये भी एक एल्कीन है। क्वेश्चन नंबर 23 में है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। अब ये देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंसिंग एन एल्केन विद एन एल्कीन। अल्केन और एल्कीन में हमें डिफरेंस करवाना है तो कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं, वो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपसे पूछा गया है कौन सा टेस्ट यूज करते हैं इसके अंदर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोक्सिलेशन या बोथ एंड बी। क्या होगा राइट ऑप्शन, देखिए ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलिसिस को यहाँ से निकाल दें, ठीक है। बाकी जो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं यहाँ पर ब्रोमीन वाटर टेस्ट और हाइड्रोक्सिलेशन, ये दोनों आपके पास राइट ऑप्शन है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट अभी भी मैंने आपको करवाया है और यहाँ पर हमने देखा कि अल्कीन के अक्रॉस डबल बॉन्ड होता है, इस वजह से ब्रोमीन वहाँ पर जाकर एड होता है। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन को हम एक और नाम से भी याद करते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन को हम कहते हैं बेयर्स टेस्ट, क्या कहते हैं, बेयर्स टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करता है, इसमें एल्कीन जो होता है वो KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज कर देता है, डीकलराइज कर देता है। अगर वो आपके पास डीकलराइज कर देता है दैट मीन वहाँ पर आपके पास एल्कीन प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन प्रोड्यूस क्या करता है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है और हाइड्रोक्सिलेशन क्या प्रोड्यूस करता है जब हम एल्कीन की करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखें, रिएक्शन का नाम है हाइड्रो ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो अगर आपके पास एक एल्कीन है जिसका नाम है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इसमें हम क्या करवाते हैं, हम ऑक्सीजन की एडिशन करवाते हैं और ये आपके पास होता है वाटर की प्रेजेंस में। जब ये आप रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर होता है CH2, यहाँ पर होता है आपके पास लाइट कलर लेते हैं, यहाँ पर होता है हमारे पास CH2, यहाँ पर होता है CH2, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दो है ना कार्बन, तो दोनों तरफ क्या ऐड हो जाता है, OH ग्रुप ऐड हो जाता है। यहाँ पर भी OH ग्रुप, यहाँ पर भी OH ग्रुप आपके पास ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इथीन के अक्रॉस OH ग्रुप को ऐड करवाया, तो OH ग्रुप को ऐड करवाने को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन। तो यहाँ पर आपके पास क्या बना, इसको हम दो नाम कहते हैं, इसका नाम विस्नल डायोल भी होता है और इसका नाम हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, ये दोनों इसके नाम होते हैं, काइंडली जरूर नोट कीजिएगा। जब दो ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर आपके पास आते हैं तो उससे विस्नल डायल कहते हैं। विस्नल डायल किसे कहते हैं, जब भी OH ग्रुप आपके पास दो एडजेसेंट कार्बन के पास आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, विस्नल डायोल कहते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, दैट शुड बी विस्नल डायोल। तो आपके पास जेमिनल भी लिखा है बट जेमिनल यहाँ पर नहीं होगा। जेमिनल कब होता है वो भी देख लें, काम आ जाएगा। जेमिनल तब होता जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास क्या हो, एक ही कार्बन पर OH ग्रुप अटैच हो, तब जाकर ये क्या बनता है आपके पास,
ये बनता है जेमिनल। ये क्या होता है आपके पास? जेमिनल डायोल। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो हमें इस तरीके से मिलता है वो ये मिलता है, ये नहीं मिलता। ये मैंने जस्ट आपको कॉन्सेप्ट के तौर पर बताया है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो 24 हो चुके हैं, 25 पर चलते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व। वेजिटेबल घी बनाने के लिए आपके पास में क्या रिक्वायर होता है या कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर। ये मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, वेजिटेबल घी की प्रिपरेशन में आपके पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। एल्कीन के अंदर मैंने पढ़ाया था हाइड्रोजिनेशन। इसके लिए होता क्या है, वेजिटेबल ऑयल। अब वेजिटेबल ऑयल या घी क्या होता है, एक ऑयल की तरह होता है, और इन्हीं में आपके पास मिलेंगे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब इन्हें हाइड्रोजन H2 के साथ जब रिएक्शन करके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे सॉलिड घी बनता है। ये प्रोसेस हम किसमें करते हैं, हाइड्रोजनेशन में करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरीड आउट बाय ट्रीटिंग अल्कीन विद H2 in dilute alkaline KMnO4 solution. The color of KMnO4 is discharged with the formation of dash. तो बहुत ही सिंपल है। 26 के अंदर आपके पास जो कहा गया है वो सिंपली आपको कह रहा है कि बेयर टेस्ट जो होती है, ठीक है, जिसमें KMnO4 का कलर डिस्चार्ज होने पर क्या बनता है, वो आपसे पूछा गया है। देख लेते हैं अभी 26 के अंदर। तो 26 में बेसिकली ये जो आपके पास है वो बेयर्स टेस्ट से रिलेटेड है, जो मैंने आपको ऊपर बताया भी था, ठीक है। बेयर टेस्ट को हम क्या कहते हैं, बेयर टेस्ट को हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्सीलेशन। ये इसका दूसरा नाम है, जो ऊपर लिखा भी हुआ है उसी से ही आपके पास है, बस नाम चेंज है, बाकी चीज़ तो सेम ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इनका हम रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 के साथ। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 के साथ, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन होता है आपके पास क्या बनता है, आपके पास यहाँ पर बनता है CH2 और यहाँ पर आपके पास आ जाता है OH, ठीक है। और इसके साथ क्या बनता है, अब क्योंकि ये जो है आपके पास वो क्या होगा, डीकलराइज होता है। लेकिन इसको डीकलराइज कर देते हैं इसके रंग को, तो एज अ रिजल्ट आपके पास यहाँ पर बनता है MnO, साथ में क्या बनेगा आपके पास KOH। तो बैलेंस कर दें आप चाहें तो बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर हम लाते हैं 3 मॉलिक्यूल ये होगा, और ये आपके पास 4 या 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4, और ये आपके पास कितने हैं 3 कार्बन 3 2 6। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। ये आपके पास होता है बेयर्स टेस्ट। तो ऐसे रिजल्ट हमें क्या मिला, इस टाइप के एल्कोहल को क्या कहते हैं, विसनल डायोल कहते हैं। जब एडिशन कार्बन पर आपके पास OH ग्रुप अटैच होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, विसनल डायोल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा आपके पास विसनल ग्लाइकोल या डायोल, जो भी आप बोलना चाहें, ऑप्शन बी होगा। 27 में है, इन व्हिच एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल इज नॉट ओबेड। किस रिएक्शन के अंदर मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं किया गया। हाँ जी, किस रिएक्शन के अंदर मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, मार्कोनिकोव रूल क्या था, पॉजिटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, और नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी क्या होंगे, कम हाइड्रोजन होंगे। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर चूज करना। तो ये तो आपके पास बहुत ही सिंपल है, क्या होगा इसके अंदर, मार्कोनिकोव रूल है क्या। मार्कोनिकोव रूल जो आपके पास मैंने अभी भी पढ़ाया था, इसके अंदर 2 कंडीशन होती हैं, अनसिमेट्रिकल का होना। 2 चीज़ें होती हैं जो दोनों ही हमें अनसिमेट्रिकल चाहिए। इसमें हमें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट चाहिए, और इसके साथ हमें जो जिसके साथ रिएक्शन करवाना यानी एल्कीन, वो भी अनसिमेट्रिकल चाहिए। ये कंडीशन थी मार्कोनिकोव रूल की। तो ऑप्शन ए के अंदर देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए के अंदर लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ठीक है। वेट, ये आपके पास एल्कीन है और ये बेसिकली अनसिमेट्रिकल है, सही है। और ऑप्शन बी में देखें, ये भी आपके पास अनसिमेट्रिकल है। ऑप्शन सी में भी आपके पास जो है वो अनसिमेट्रिकल है। बट ऑप्शन डी में अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास अनसिमेट्रिकल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम मॉलिक्यूल मिलेगा CH3, और यहाँ पर भी आपको सेम मॉलिक्यूल मिलेगा CH3, है ना। तो हमें क्या चाहिए था, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिकली सिमेट्रिकल है। यहाँ पर इन्होंने सिमेट्रिकल एल्कीन दिया हुआ है, बट एज अ मार्कोनिकोव रूल हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन चाहिए, हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन चाहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है, इन एडिशन ऑफ HCl
HCl की हम एडिशन करवा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। विच वन विल बी एड फर्स्ट, कौन सा एड होगा फर्स्ट, ये आपके पास किसको फॉलो करेगा, ये आपके पास फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल को। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये हम नीचे देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहीं पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 था, जिसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ HCl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कहा गया था HCl का एडिशन जब हम करवाते हैं तो पहले कौन ऐड होगा, HCl का जब हम यहाँ से इस रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास फर्स्ट कौन ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसके दो स्टेप्स आप हमेशा अपने माइंड के अंदर याद रखें। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में ये होता है आपके पास, ये जो होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास ये आपके पास बेसिकली सबसे पहले H पॉजिटिव को ऐड करता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, H पॉजिटिव ऐड हुआ, तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है आपके पास यहाँ पर आपके पास बन जाता है CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये जो था आपके पास वो कहाँ पर ऐड हो गया, ये जो आपके पास था वो ऐड हो गया इस कार्बन, इस बॉन्ड को तोड़कर, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो इस बॉन्ड को तोड़कर पहले हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो फर्स्ट स्टेप में कौन ऐड होता है आपके पास, फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव ऐड होता है। सेकंड स्टेप में कौन ऐड होता है आपके पास, नेगेटिव पार्ट ऐड होता है जिसको हम कहते हैं Cl नेगेटिव। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था फर्स्ट स्टेप, ठीक है। चलो सेकंड स्टेप भी मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सेकंड स्टेप में क्या होगा आपके पास, ये जो है ना CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पर CH3, अब इसके पास आएगा Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव रिएक्शन करेगा इस पॉजिटिव कार्बन के साथ, यानी इसके साथ। तो एज रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर CH3 CH3 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाता है Cl, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या ऐड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या ऐड होता है, H पॉजिटिव ऐड होता है। 29 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोइन, कौन सी आपके पास मोनोइन है, क्वेश्चन नंबर 29। देखें मोनोइन का मतलब क्या होता है, मोनोइन का मतलब क्या होता है, मोनोइन, इन तो हम यूज करते हैं एल्कीन के लिए, ठीक है। और एल्कीन में क्या होता है आपके पास डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ से हमने आइडिया लगाया कि मोनोइन का मतलब होता है, मतलब जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो, जिसके अंदर क्या हो, एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और जो डाइइन होता है उसके अंदर क्या होता है, डाइइन के अंदर आपके पास होता है 2 डबल बॉन्ड, सही है। और जो आपके पास आइन होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है एल्काइन के लिए, और एल्काइन में तो डबल बॉन्ड होते ही नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमसे देखें पूछा गया है कौन सा मोनोइन है, तो मोनोइन यहाँ पर कौन सा है, एक ही मोनोइन है जो है आपके पास ऑप्शन सी। ताकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है डाइइन, डाइइन मतलब 2 डबल बॉन्ड, बट हमसे एक डबल बॉन्ड के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर लिखा हुआ है बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर डिश, तो ये भी मैं यहाँ पर ही आपके पास एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें जो बेयर्स रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बेयर्स रिएजेंट जो आपके पास आते हैं ये बेसिकली कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमोफोर, जो आपके पास कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमोफोर होता है उसको हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। ये बेयर्स रिएजेंट अनसेचुरेशन डिटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करते हैं। अनसेचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो पर्पल कलर आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास केमोफोर का पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाता है या डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। यही आपके पास क्या है, बेयर्स रिएजेंट, जो ओनली आपके पास कौन देता है, एल्कीन देता है, डबल बॉन्ड जिसमें अनसेचुरेशन हो। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि द ओनली अल्काइन व्हिच गिव एन एल्डिहाइड अपॉन एडिशन ऑफ वाटर, आपके पास एक ही अल्काइन है जिसकी जब हम एडिशन करवाते हैं एल्डिहाइड पर, सॉरी एडिशन करवाते हैं वाटर से, तो हमें क्या देता है, अल्कीन देता है, क्या देता है, अल्कीन देता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, आई एम सो सॉरी मैंने इन्वर्स कर दिया। द ओनली एल्काइन व्हिच गिव एन एल्डिहाइड अपॉन एडिशन ऑफ वाटर, आपको वो एल्काइन फाइंड करना है जिसको हम वाटर के साथ एड रिएक्शन करवाते हैं तो हमें देता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तो ऐसे मैं आपको बता दूँ, बट मेरा काम है रिवीजन करवाना साथ में और आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना। तो मैं एक एक चीज़ आपके लिए यहाँ पर मेंशन करूँगा। यहाँ पर देखें ये बेसिकली जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन हमने पढ़े थे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के अंदर। इसमें हमने क्या किया था, एल्काइन में वाटर को ऐड करवाते थे। तो इसके अंदर ये होता था कि आपके पास
HC ट्रिपल बॉन्ड CH होता था, उसके साथ हम क्या करते थे, वाटर का रिएक्शन करवाते थे। जो रिएजेंट हमने यहाँ पर यूज़ किए थे वो भी नोट कर दीजिए, H2SO4 और साथ में हम मर्क्यूरी सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ किया था। जब ये आपके पास रिएक्शन चलता है तो आगे जाकर आपके पास बनता है CH3C डबल बॉन्ड OH। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। साथ में आपके पास क्या बनता है, वाटर भी बनता है। तो ओनली अल्काइन जिसका नाम क्या है, इथाइन, यही होता है जिसका जब हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या देता है, हमें देता है आपके पास एसिटाल्डिहाइड। अगर इथाइन ना लिखा हो, तो इथाइन अगर ना लिखा हो तो इसका दूसरा नाम लिखा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। क्या कहते हैं, एसिटाइलिन भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी जितने भी अल्काइन हैं इथाइन के अलावा वो आपके पास क्या देंगे, वो कीटोन देंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, इथाइन। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक इन नेचर। कौन सा एसिडिक इन नेचर नहीं होता, हाँ जी, कौन सा एसिडिक इन नेचर नहीं होता। सबसे पहले मुझे बताएं कि अल्काइन के अंदर कौन होता है जो एसिडिटी डिटरमाइन करता है। एसिडिटी टर्मिनल अल्काइन हाइड्रोजन, कुछ याद आया आपको। एसिडिटी टर्मिनल अल्काइन हाइड्रोजन जो कि आपके पास होता है ट्रिपल बॉन्ड C हाइड्रोजन। ये जो एसिडिटी होती है ना उसकी वजह ही ये होता है आपके पास, ठीक है। जो टर्मिनल अल्काइन जो होते हैं उनके पास आता है हाइड्रोजन, और ये एसिडिटी इन्हीं हाइड्रोजन की वजह से आती है। और ऑप्शन के अंदर आपके पास एक लिखा हुआ था टू ब्यूटाइल, क्या लिखा हुआ था, टू ब्यूटाइल। तो टू ब्यूटाइल को अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, ट्रिपल बॉन्ड C, देन यहाँ पर आता है CH3। तो यहाँ पर कोई टर्मिनल अल्काइन आपको नजर आ रहा है, क्या आपको इस टाइप का, क्या आपको ये शेप नजर आ रहा है, क्या आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, क्या आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये आपके पास टर्मिनल अल्काइन ही नहीं है, ये आपके पास टर्मिनल अल्काइन नहीं है, ठीक है। टर्मिनल अल्काइन कौन कैसे नजर आते हैं, लाइक आपके पास एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इथाइन। ये आपके पास एक टर्मिनल अल्काइन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है, या यही सेम बन रहा है आपके पास, है ना। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा होगा जो कि एसिडिटी नहीं शो करेगा, वो आपके पास क्या होगा, टू ब्यूटाइन, क्योंकि इसके अंदर आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर लिखा है द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टू गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, वो आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी आप नोट कर दीजिए, आपको काम आएगी एमडीकेट के लिए, ये क्वेश्चन आएगा इस साल भी। तो अल्कीन में आपके पास क्या होता है, एल्कीन में आपके पास होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सही है। अब ये आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, रीजन क्या है, क्योंकि इनमें आपके पास क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर इजीली अवेलेबल, वो आसानी से आपको नजर आ जाते हैं सरफेस के ऊपर, इजीली अवेलेबल अवेलेबल। और आपके पास दूसरा क्या था, अल्कीन के अलावा, अल्कीन के अलावा जो आपके पास और ऑप्शन जो लिखा हुआ था लाइक एल्काइन लिखा हुआ था शायद, तो एल्काइन में आपके पास था कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ये रिएक्टिव तो देते हैं लेकिन ये जो आपके पास रिएक्शन देते हैं ना वो लेस लेस देन एल्कीन, एल्कीन के कंपेरिजन में कम देते हैं, ठीक है। और बेंजीन जो आपके पास होता है, बेंजीन, बेंजीन का तो आपको मैंने पढ़ाया था कि बेंजीन जो होता है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन जो आपके पास होता है ये कहाँ गया बेंजीन, बेंजीन जो आपके पास होता है ये कौन सा रिएक्शन देता है, ये देता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा देता है, सब्स्टिट्यूशन देता है। बट ये एडिशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता, सही है। बाकी जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स भी लिखा होगा ऑप्शन के अंदर। तो एल्केन जो आपके पास होते हैं ये सबसे ज्यादा, सबसे पहले ऐसे लिख लें, ये आपके पास जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, ये इनर्ट होते हैं, ये आपके पास स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन देता है, सवाल में देखें तो वो आपके पास देता है अल्कीन्स,
क्वेश्चन नंबर 34, एसीटोन इज प्रिपेयर बाय द हाइड्रोजन ऑफ दिस। अभी भी मैंने आपको बताया जो अल्काइन होता है उसमें इथाइन की अगर आप हाइड्रेशन करेंगे उसमें वाटर को ऐड करेंगे तो आपके पास रहेगा एसिटल्डिहाइड। लेकिन जो एसीटोन कीटोन बनाने के लिए हमें इथाइन के अलावा बाकी जितने भी अल्काइन है वो आपके पास क्या देंगे, वो आपके पास देंगे कीटोन। जैसे प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, पेंटाइन हो गया, ये सारे आपके पास कीटोन देंगे इथाइन को छोड़कर। इथाइन क्योंकि आपके पास क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। क्वेश्चन नंबर 35, एसिटाइलिन गिव्स बेस्ड precipitates with AgNO3 silver nitrate in ammonium hydroxide solution। क्वेश्चन नंबर 35, हाँ जी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा व्हाइट, या बी होगा रेड, या ऑरेंज होगा, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 में बेसिकली आपके पास ये भी टर्मिनल अल्काइन से रिलेटेड क्वेश्चन है और वहीं से आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको देखें क्वेश्चन नंबर 35 को। तो ये जो रिएक्शन होता है इसके अंदर क्या होता है, आपके पास हम अल्काइन लेते हैं ये वाली CH। अब इसका हम करवाते हैं रिएक्शन किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या होता है, ये होता है कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाता है सिल्वर। ठीक है, और आपके साथ यहाँ पर क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था इथाइन एसिटाइलिन था, इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। आपके पास यहाँ पर क्या बना, आपके पास जो प्रोडक्ट की साइड पर बना है इसको हम कहते हैं सिल्वर एसिटाइलिन। सिल्वर एसिटाइलिन जो आपके पास प्रिसिपिटेट देता है वो आपके पास क्या देता है, वो देता है व्हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो है वो है नाइट्रिक एसिड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, हमारे पास एक ट्यूब है और उस ट्यूब में आपके पास आपने दिया है किसको, इथाइन को, या आपने क्या दिया, इथाइन इसमें पुट किया है। इथाइन के अलावा आपने इसमें पुट किया है AgNO3 को, सिल्वर नाइट्रेट को आपने आपने इसमें ऐड किया है। तो इसके अंदर आपको मिलेगा, सिंपली मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। ठीक है, जब आपने इसमें ऐड किया है ना तो आपको यहाँ पर HNO3 भी मिलेगा, आपको इसमें AgC ट्रिपल बॉन्ड CAG भी मिलेगा। बेसिकली इसके प्रिसिपिटेट आपको नजर आते हैं नीचे, यहाँ पर इसको इसके कुछ प्रिसिपिटेट नजर आते हैं जो कि इसका कलर अगर आप नोट करेंगे लैब के अंदर तो आएगा व्हाइट। तो हमसे वही पूछा गया है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी यही लिखा हुआ है, आपके पास जो प्रिसिपिटेट देते हैं वो होता है व्हाइट। राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, सी होगा, सॉरी ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर कह रहा है व्हिच आर द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम टू यील्ड हाइड्रोजन गैस। तो ये चीज़ आपको पता होगी, ये हमने पढ़ी थी एल्केन के अंदर। ठीक है, कौन सा सोडियम से हाइड्रोजन गैस देता है वो आपको यहाँ से चूज करना है। चलें, यहाँ पर ही मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके पास टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, टर्मिनल एल्काइन कौन से, जिसमें आपके पास सॉरी जिसमें आपके पास क्या होता है, यहाँ पर अगेन मैं कर देता हूँ उससे। टर्मिनल एल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर आपके एंड में ना, स्टार्ट में या एंड में टर्मिनल के ऊपर पर आपके पास ये आता है ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, टर्मिनल एल्काइन। तो जिसमें भी आपके पास ये होगा ना टर्मिनल एल्काइंस, वो आपके पास क्या देंगे, वो आपके पास देंगे सोडियम से, जब आप इनको रिएक्ट करवाते हैं ना तब जाकर आपके पास ये देंगे। ठीक है, तो चलें इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जब भी आप इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ तो आपको ये क्या देगा, ये आपको देता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA। ठीक है, प्लस ये आपको हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी देगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम सोडियम प्रोपाइनाइट, सोडियम प्रोपाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है ऐसा नहीं है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, बट यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर डी ऑप्शन ही आपके पास राइट ऑप्शन होना चाहिए। मैं यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो जब भी आप इसका रिएक्शन करवाएंगे इस मॉलिक्यूल के साथ तब जाकर आपको ये क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ये वाली। तो यही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑल द कार्बन एटम इन बेंजीन रिंग। ये तो बहुत ही ईजी है, जो बेंजीन रिंग होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड कार्बन एटम जो होते हैं वो कितने होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे ये पूछा गया है। देखें बेंजीन, देखें आपके पास क्या होता है, बेंजीन आपके पास होता है C6H6। तो टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन इसके अंदर है 6, और हर कार्बन में आपको क्या नजर आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नजर आएगी। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं, इस हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल में आपके पास आते हैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने आते हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं। हमें कैसे पता चला 3 आते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास एक एस होता है और 2 पी आते हैं, तो आपके पास कितने आते हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 6 को 6 को 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा 18। तो कितने हुए आपके पास, 18 हुए। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हुआ, डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 है, द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज व्हाट। जो रेजोनेंस एनर्जी होती है बेंजीन की वो क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है। तो देखिए रेजोनेंस एनर्जी आपके पास वो एनर्जी होती है जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स को प्रेडिक्टेड से ज्यादा स्टेबल बनाती है। ठीक है, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो होती है 150.5 किलोजूल पर मोल। कितनी होती है, 150.5 किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर देयर इन बेंजीन टू फॉर्म डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये जो आपके पास बेंजीन रिंग होती है, ये आपके पास जो बेंजीन रिंग होती है, इसके अंदर आपको कॉन्जुगेशन नजर आती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नजर आता है। ये आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने आते हैं। बेंजीन में आपके पास कितने कार्बन एटम है, बेंजीन में आपके पास जो कार्बन एटम है वो 6 है। ठीक है, हर कार्बन का आपके पास, हर कार्बन के कितने पाई बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने आएंगे, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, 6। अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ। तो ये जो आपके पास शो कर रहे हैं यहाँ पर वो क्या है, आपके पास मैं रेट यूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर देखें, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ पर हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर हो गए। 2 4 5 6, तो यहाँ पर कितने हुए, 6 हुए। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज रिक्वायर्ड अदर देन एनहाइड्रस AlCl3 व्हेन टोल्यूइन इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब आपके पास बेंजीन का इक्वेशन आया जिसमें आपके पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसके अंदर आपके पास क्या कह रहा है, इसके अंदर आपके पास ये कह रहा है कि आपके पास एक टोल्यूइन, आपके पास क्या है, टोल्यूइन, या सिंपली मैं आपको बताऊं तो आपके पास क्या है, बेंजीन है CH6H6। तो बेंजीन का जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, CH3Cl के साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। और ये जो रिएक्शन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ये रिएक्शन आपके पास होता है AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, जब आप ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बेसिकली बनता है C6H5CH3, और यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन निकलेगा, वो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, अगर इससे समझ में नहीं आया तो रिंग बनाकर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आपके पास बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग का जब हम रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl के साथ तो ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, और इस रिएक्शन में क्या बनता है, आपके पास बेंजीन रिंग वैसे की वैसे ही होती है। ये आपके पास बेंजीन रिंग, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन होता है, वो यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पर क्लोरीन आ जाता है, और यहाँ पर उस हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे होता है, तो रिएक्शन यहाँ पर ऐसे होता है। ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर दैट, सॉरी सॉरी। यहाँ पर देखें Cl नहीं, मैंने CH3 लिखना था, CH3। ठीक है, पॉजिटिव है ना, ये यहाँ पर आएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, वो क्लोरीन अपने साथ लेकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। तो यहाँ पर आपके पास 40 में जो होगा राइट ऑप्शन वो क्या होगा, वो आपके पास होगा टोल्यूइन। हम किस बाकी जो टोल्यूइन में है वो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक टोल्यूइन हम इस आपके पास रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, 41 के अंदर देखें, which of the following is produced by the action of CH3Cl on benzene in presence of AlCl3 followed by oxidation in presence of acidified KMO4O4। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके पास, इसके अंदर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, वही प्रोसेस है आपके पास, और ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेंजीन की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये चीज़ आप याद कर लें। बेंजीन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका अल्काइलेशन करते हैं। क्या करते हैं, अल्काइलेशन करते हैं। ठीक है, जब हम अल्काइलेशन करते हैं ना तो आपके पास क्या आता है, हमारे पास आता है टोल्यूइन। अब इसी टोल्यूइन का हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इसी को हम ऑक्सीडेशन में ला सकते हैं। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे
जब हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीडेशन आपके पास होगी एसिडिफाइड KMnO4 की प्रेजेंस में। तो जब आप ये ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर ये जो आपके पास ग्रुप अटैच है अल्काइल, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन नहीं होती, वो वैसे के वैसे ही रहेगी आपके पास जैसे पहले थी, तो कुछ भी नहीं होगा, आपके पास बेंजीन रिंग ही रहेगी। बाकी यहाँ पर जो आपके पास है वो क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाता है COH ग्रुप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बना, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्या नाम होता है इसका, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 42 है, द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सेन। अच्छा जी, तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। इसको चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर को। आपके पास क्या है, आपके पास है बेंजीन। ठीक है, ये आपके पास है बेंजीन। अब बेंजीन का जब भी हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, CH2 के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो मैंने क्या किया, बेंजीन को बेसिकली, अब मुझे इस बेंजीन के अंदर क्या करना है, इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है। मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें हाइड्रोजन, आपके पास ये क्वेश्चन कौन सा था, आपके पास ये क्वेश्चन कौन सा था, देख लें। क्वेश्चन था आपके पास 42। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास था 42। ओके, तो मैंने क्या किया, बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया। तो ये आपके पास जो हाइड्रोजनेशन होती है ना, वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर जो कैटालिस्ट होती है आपके पास, वो होता है प्लेटिनियम और निकल। ठीक है, इस कैटालिस्ट की मौजूदगी में आपके पास होती है, और यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, यहाँ पर आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6H12। ठीक है, साथ में कुछ हीट होती है, वो आपके पास यहाँ पर रिलीज होती है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है साइक्लोहेक्सेन। सही है, तो बेंजीन नॉर्मली आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, बट यहाँ पर आपके पास ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, और यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, हीट। हीट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो किस प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज होती है, हीट जो रिलीज होती है आपके पास वो होती है एक्सोथर्मी के अंदर। किसके अंदर, एक्सोथर्मी के अंदर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास 42 के अंदर, दैट इज एक्सोथर्मी। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन स्कीम आपके पास दिखाई गई है, बेंजीन जो है वो आपके पास प्लेटिनियम की मौजूदगी में आपको दे रहा है साइक्लोहेक्सेन। इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे, अभी भी मैंने बताया, ये जो आपके पास होता है हाइड्रोजनेशन होता है, और बेंजीन नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये आपके पास एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पर करके बताया। तो ये आपके पास बेसिकली कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर होगा एडिशन रिएक्शन। 44 के अंदर है कि X is decolorized when alkyl benzene are readily oxidized to benzoic acid। तो X यहाँ पर क्या होता है, तो पता है मैंने ये चीज़ आपको बताई भी थी यहाँ पर। देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर यहाँ पर जो मैंने किया था, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, यहाँ पर हमने यूज़ किया था एसिडिफाइड KMnO4। इस एजेंट को हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि आपके पास क्या बनाता है, बेंजोइक एसिड बनाता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एसिडिफाइड एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, तो यहाँ पर 44 के अंदर क्या होगा, एसिडिफाइड KMnO4, या आपके पास और क्या मेंशन था, K2Cr2O7। ये ऑप्शन होगा इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास 45, बेंजोइक एसिड is the only oxidation product along with formation of water and CO2 of an organic compound A when A is treated with acidified potassium dichromate। तो यहाँ पर A क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो आपके पास अल्काइल बेंजीन होती हैं, जैसे आपके पास टोल्यूइन है, जब इनका रिएक्शन कराया जाता है आपके पास K2Cr2 के साथ, ठीक है, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ या KMnO4 के साथ, तो ये आपके पास बेंजोइक एसिड रहते हैं। तो 45 के अंदर राइट ऑप्शन क्या होगा, 45 के अंदर आपके पास होगा इथाइल बेंजीन, राइट ऑप्शन होगा, यानी ए ऑप्शन। 46 आपके पास बेंजोइक एसिड इज अ मेन प्रोडक्ट व्हेन डैश इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर अगेन 46 के अंदर आपके पास वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। तो यहाँ पर आप जब टोल्यूइन यानी C6H5CH3 को ऑक्सीडाइज करेंगे एसिडिफाइड पोटाशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। ये सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो MDCAT में आपके पास आता है, बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास 46 के अंदर, दैट शुड बी इथाइल बेंजीन, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, 47 देखें, तो ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन बाय एसिडिफाइड, बार बार वही सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सोचिए, एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है, सारे MCQs आपके पास सॉल्व होते जा रहे हैं, ये अभी भी हमने नीचे सॉल्व किया है।
48 में कह रहा है मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, इसको हम देख लेते हैं। 48 के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो देखें आपके पास सबसे रिएक्टिव कंपाउंड कौन है। बेंजीन आपको पता है स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है, तो बेंजीन इसमें नहीं होगा। क्योंकि बात की जाए बेंजोइक एसिड की, वो नाइट्रोबेंजीन और इथाइल बेंजीन में से, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा इन तीनों में। एग्जैक्टली आपके पास कौन होगा, इथाइल बेंजीन होगा। ठीक है, आपके पास क्या होगा, इथाइल बेंजीन होगा। तो जब भी आप इथाइल ग्रुप क्या होता है यार, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई भी थी। देखिए इथाइल जो आपके पास ग्रुप होता है ना, वो हम लिखते हैं, ये आपके पास पॉजिटिव आई इफेक्ट रखता है। ठीक है, ये आपके पास क्या करता है, ये आपको रिंग जो होती है उसको एक्टिवेट करता है। क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है। तो क्योंकि आपके पास ये रिंग को एक्टिवेट करता है, इसलिए इथाइल बेंजीन बेंजीन से भी ज्यादा रिएक्टिव हो। यहाँ पर यही राइट ऑप्शन होगा आपके पास, इथाइल बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि विच ग्रुप डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। जो डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, वो आपके पास कौन कौन से ग्रुप हैं 49 के अंदर। NH3 है, CHO या OR है या OH है, कौन सा होगा आपके पास 49 के अंदर। ये बहुत ईजी आपके पास 49। आपके पास जो OH है, आपके पास जो OH है ये आपके पास रिएक्टिव है। ठीक है, NH2 भी आपके पास रिएक्टिव है, OR भी आपके पास रिएक्टिव है। ये सारे आपके पास क्या है, ऑर्थो पेरा ग्रुप है। बट जो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डीएक्टिवेटर होते हैं। तो इसमें कौन आता है आपके पास, COH आता है, आपके पास CHO आता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या क्या होगा, CHO, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को। 50 के अंदर क्या है, क्लोरोबेंजीन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं इनसे, तो हमें जी मिलता है। अब जी आपके पास रिएक्शन में क्या होगा, तो हम देखते हैं। आपके पास ये बेंजीन रिंग है कि, और ये कौन सी बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। अब इस क्लोरोबेंजीन का हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, हाँ जी, इस क्लोरोबेंजीन का हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। इसके साथ करवा रहे हैं नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बेसिकली बनते हैं दो प्रोडक्ट। एक आपके पास होता है 2-क्लोरो-नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पर आपके पास होता है क्लोरो और यहाँ पर होता है आपके पास नाइट्रो। ये क्या हो गया आपके पास, 2-क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और साथ में आपके पास एक और भी मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाँ जी क्या कहते हैं, 4-क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। 4-क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो क्योंकि आपके पास ये जो क्लोरो होता है, ये क्या होता है, ये आपके पास होता है ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिव ग्रुप। तो ये बेसिकली आपके पास जो नाइट्रो है उसको एक इसने ऑर्थो पोजीशन पर लगाया और इस यहाँ पर पेरा पोजीशन पर लगाया। तो आपके पास दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, 2-क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड 4-क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, 2-क्लोरो। 4-क्लोरो यहाँ पर मेंशन नहीं है। सो बच्चे ये आपके पास, अब आप देख सकते हैं कि रिएक्शन के साथ समझना कितना आसान है। तो वो सारी रिएजेंट, सारे फार्मूलाज, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मैंने सब कुछ आपको बताई हैं। एक MCQ ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बिना किसी सॉल्व किए करवाया हो। सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, खुद लिखवाई हैं, नोट करवाई हैं एक एक करके, जैसे आप कोई लेक्चर पढ़ने आए हैं। ठीक है, यही फ़ायदा है आपके पास इस एपिसोड का। प्रैक्टिस के साथ आप रिविजन भी करें पूरे लेक्चर की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। इंशाल्लाह कल हम अगेन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर होगा, तो वहाँ पर हम उसको भी बहुत ही ज़्यादा इजी से और बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। यू आर ऑल वेलकम टू आस्क एनीथिंग। एंड फीडबैक फॉर्म आपको ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहाँ पर आप अपना क्यूरीज या कोई भी MD के रिलेटेड क्वेश्चन हो या कोई परेशानी हो, लाइक किसी को होता है ना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, या तैयारी नहीं की तो सर एंजाइटी हो रही है, या पेपर के बारे में पूछना है कैसा आएगा क्या होगा, तो वो सब कुछ आप पूछ सकते हैं, कमेंट में फॉर्म मेंशन है। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी शीट थी जिसको हमने सॉल्व किया, और ना सिर्फ सॉल्व किया, हमने रिवीजन भी की एक वन शॉट की तरह। यहाँ पर रिवीजन भी हम कर रहे हैं साथ। तो मैं आपके लिए यही एडवाइस करना चाहूँगा कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें तो रिएक्शन को ज़रूर लिखा करें। ठीक है, सिर्फ रट्टा मारने का काम नहीं आएगा।
एमटीकैट में रिएक्शन का स्ट्रक्चर बनाएं तो कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक एक चीज़ को आप ड्रॉ करके पढ़े, एक एक चीज़ को, तभी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बेस्ट होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहें और जो भी क्यूरीज हो आप पूछ सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।